पत्तों के बीच से झांकते कैमरों की निगाहों से आप देखिए कि किस तरीके से धर्मस्थला के उस जगह पर खुदाई से पहले जीपीआर की मदद से उस लोकेशन पर लाश ढूंढी जा रही है, हड्डियां ढूंढी जा रही हैं। और ये जो ड्रोन नुमा आप चीज देख रहे हैं, ये वो चीज है जिसकी मदद से पता लगाया जा रहा है कि स्पॉट नंबर 13 में कहां कहां पर हड्डियां या लाशें दफनाई गई हैं। ये जो बैरिकेटिंग देख रही, जो टेप नुमा जो चीज लगी है, उसके ऊपर जंगल है और जंगल के ठीक ऊपर ड्रोन उड़ रहा है। ड्रोन के नीचे जो मशीन लगी है वो है जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर हम कई वीडियोस बना चुके हैं और पूछ चुके हैं कर्नाटका पुलिस से कि 21वीं शताब्दी की पुलिस बनिए और एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाइए जिसमें ना खुदाई करने की जरूरत पड़े, सिर्फ ऊपर ही ऊपर उड़कर आप पता लगा सकते हैं कि जमीन की कितने नीचे कितनी लाशें दफनाई गई हैं। आपको मिट्टी खोदने की जरूरत नहीं है, एक बूंद पसीना निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन तस्वीरों को देखकर हर एक चीज पता लगाया जा सकता है कि जमीन के किस कोने में कितनी लाशें दफनाई गई हैं। ये जो स्पॉट नंबर 13 है, इसमें सफाई कर्मी का दावा है कि उसने एक साथ दर्जन भर से ज्यादा लाशें यहां पर दफनाई हैं। 12 से 13 लाशों दफनाने की दावे किए गए हैं और इस दावों को पुख्ता करने के लिए बकायदा जो जीपीआर सिस्टम है उसे उड़ाया जा रहा है और कई घंटों से उड़ा रहा है। जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त भी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर कर बार बार उस इलाके का मुआयना किया जा रहा है ताकि जमीन के 20 फीट नीचे तक अगर कोई भी ऐसी इंसानी अवशेष या इंसानी हड्डी नजर आएगी तो उसे फौरन खोद कर बाहर निकाला जाएगा। अब इस चीज के लिए जो कर्नाटका पुलिस है, जो एसआईटी की जो टीम है, कई दिनों से मेहनत कर रही थी कि किसी भी तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है इनके हाथ में आ जाए और लगभग 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं खुदाई को। 10 दिनों के बाद ये मशीन इनके हाथ लगी है। इससे पहले जितनी भी खुदाई हुई है उन सब में बाबा आदम के जमाने के कुदाल के जरिए खोद कर एक एक मजदूरों को हाथ गंदा करना पड़ रहा था, घंटों मेहनत कर चीजें निकालनी पड़ रही थी। लेकिन यहां पर इस टेक्नोलॉजी की मदद से महज कुछ ही मिनटों के अंदर आपकी उस पूरी जमीन का एक एक ब्यौरा आपके सामने होगा। कहीं पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बिल्कुल साफ पिक्चर आपके सामने होगी। जहां पता लगेगा कि यहां पर हड्डियां हैं उसे आप खोद कर बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन इस डिकोडिंग क्राइम में आपको बताएंगे तफसील से कि जो कहानी है उसमें किस तरीके के कई ट्विस्ट आ चुके हैं। सैटरडे और संडे जो 48 घंटे बीते पिछले, उसमें कई बार टर्न एंड ट्विस्ट आए हैं। क्या है अंदर की कहानी, चलिए तफसील से जानिए। तो शुरुआत में जिस तरह से दीपक ने आपको जो तस्वीरें दिखाई हैं वो बड़ी मुश्किल से हम आपके लिए लेकर आए, क्योंकि आपको पता होगा, हमने पहले भी आपको बताया है कि किस तरीके से पुलिस जो है वो हरा कपड़ा बिछाकर हर चीज़ छुपाने की कोशिश कर रही है। वो ये तक बताने की कोशिश नहीं कर रही है कि अंदर खुदाई से मिला है, क्या हाथ लगा, क्या नहीं लगा। अपने सारे अफसर्स को बोल दिया गया है कि अपने मुंह पर आप जिप लगा लीजिए, किसी से कुछ कहना नहीं है। लेकिन कड़ी मशक्क़त के बाद बहुत ही चुपचाप तरीके से ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं जिसके अंदर स्कैनिंग की जा रही है, साइट नंबर 13 की जो सबसे क्रूशियल बताया गया यहाँ पर लाइन से 12-13 लाशें दफन हो सकती हैं और अब पुलिस ने उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी है और बहुत जल्द आपको पता लग जाएगा कि साइट नंबर 13 में आखिर पुलिस को क्या मिला और सारा जो सच है, जो सारी चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी। हम कैसे भी करके आप तक वो इन्फो भी लेकर आएंगे कि साइट नंबर 13 में पुलिस के हाथ क्या लगता है। लेकिन इस पूरे केस में जो एसआईटी है उसने इन 2 दिनों में कई सारे एक्शन किए और वो ताबड़तोड़ एक्शन आपको समझने होंगे। देखिए, जब एसआईटी की टीम बनाई गई थी और जांच की गई थी और गवाह के कहने पर हर जगह खुदाई शुरू हो रही थी, उसी में पुलिस ने करीब 19-20 साल पहले जितने पुलिस वाले उन थानों में तैनात थे जहाँ जहाँ पर कंप्लेन की गई, चाहे सौजन्या केस हो, चाहे पद्मलता केस हो, यमुना का केस हो, ऐसे जितने भी जो लड़कियाँ गायब हुई थी, जिनके साथ रेप हुआ, जिन्हें मारा गया,
तो उस वक्त थाने में कौन कौन इंचार्ज थे, कौन कांस्टेबल थे, मतलब जो थाना था उसके अंदर कितने लोग थे, कौन काम कर रहा था, उनकी लिस्ट निकालने को और उनसे पूछताछ की गई थी। लेकिन अब यहाँ पर पुलिस ने एक स्टेप आगे लिया और डॉक्टर्स के बारे में ब्यौरा लेना शुरू किया है। मतलब कि 19-20 साल पुराने जो डॉक्टर्स थे, जिन्होंने कभी पोस्टमार्टम किया, जिन्होंने कोई रेप केस हैंडल किया, जिन्होंने कोई मर्डर केस हैंडल किया, गलती से भी अगर कोई परिवार वाला किसी डॉक्टर के पास गया है, किसी लड़की का गलती से भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मतलब पोस्टमार्टम किया गया या उसे बदला गया, तो पुलिस की टीम ने लिस्ट बनाई है उन डॉक्टर्स की जिन्होंने इतने सालों में, पुराने 19 साल पीछे अगर जाएं तो पोस्टमार्टम किए हैं, रेप केस हैंडल किया है, ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पर लड़कियों का देखा है। तो इस स्तर पर जो पुलिस ने उनकी लिस्ट बनाई है, अब उनसे भी पूछताछ की जाएगी और कई चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। इसके अलावा ग्रुप बी अगर मैं बात करूँ तो साफ तौर पर जो सफाई कर्मी हैं, जो उस जगह पर नाली की सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगाते हैं या इसके अलावा और भी कोई इस तरह से जो काम कर रहे हैं, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। उनकी भी लिस्ट बना रही है कि धर्मस्थला का जो इलाका है, उस इलाके में आसपास जहाँ बात की जा रही है कि जो लाशें हैं छिपी हुई हैं, जो दफनाई गई थी या जहाँ पर जलाई गई हैं, तो उनके आसपास जितने घर पड़ते हैं, जितनी गली कूचे कुछ भी पड़ता है, वहाँ पर जो सफाई किया करते थे पुराने लोग, उनको भी पुलिस ने, उनकी भी एक प्रॉपर लिस्ट तैयार की है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। क्योंकि एक सफाई कर्मी सामने आया, पुलिस को शक है कि एक नहीं हो सकता है कुछ और ऐसे लोग हों जिन्होंने लाशें दफनाई हों। अकेला ये आदमी अकेले तो नहीं कर सकता, इतनी 100-150 लाशें इसने दफना दी। और जितना दावा किया जा रहा है, तो पुलिस का प्रॉपर ये डाउट है उनके मन में कि कोई और भी हो सकता है, कोई सफाई कर्मी निकल कर आ सकता है जिसको इस बारे में और जानकारी हो, जिससे उनकी मदद हो जाएगी। तो फिलहाल पुलिस ने डॉक्टर्स की और जो सफाई कर्मी उनकी लिस्ट बना ली है और उनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी। इसके अलावा जो गवाह है जो सामने आया था, उसने सबसे पहले 13 मार्किंग की, फिर 15 हुई और अब जाकर उसने 30 स्पॉट पुलिस को बता दिए हैं। यानी टोटल 30 स्पॉट हो गए हैं जहां पर लाशों को दफनाने का दावा किया गया, जिसमें से आज 13 पॉइंट को सबसे क्रूशियल जो पॉइंट था वहां पर जीपीआर के तरीके से वहाँ पर कोशिश की जा रही है पता लगाने की। लेकिन अभी सीक्रेट और ऐसे मार्क हैं, सीक्रेट और ऐसी साइट हैं जिनका खोदना बाकी है और वहाँ से हो सकता है जंगल फिर से लाश उगलना शुरू कर दे। जो 2 दिन का गैप हुआ था जिसमें बताया गया 17 लोकेशन पुलिस ने जब खंगाली तो उनके हाथ कुछ नहीं लगे, लेकिन अभी जो और सीक्रेट लोकेशन है जो इस शख्स ने बता दी हैं, जो गवाह ने बता दी हैं, तो माना जा रहा है कि अब हो ना हो जंगल के अंदर से फिर से हड्डियां मिल सकती हैं, स्कल मिल सकता है, लाशें मिल सकती हैं और पुलिस को बहुत बड़ा क्लू, बहुत बड़ा सबूत हाथ लग सकता है। इसके अलावा अब एक सवाल भी उठता है, एसआईटी जो है वो अपनी पूरी तैयारी कर रही है। एसआईटी हर तरह से कोई कसर नहीं छोड़ रही कि कैसे भी करके सच सामने आए, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गलती ज़रूर हो रही है। दरअसल देखिए, जो ये गवाह है, जब से ये सामने आया तो सवाल उठा था कि इस गवाह जब ये पुलिस के पास पहुँचता है तो पुलिस इसे कम से कम 30 मिनट तक वेट कराती है या अपने वकीलों के साथ रहता है। ये पुलिस के पास वो स्कल लेकर जाता है जो इसे मिला था और वहाँ पर दिखाता है कि सर देखिए मैं उस जगह से लेकर आया हूँ, मेरे साथ चलिए, मैं आपको साइड दिखाऊंगा। उस वक्त साफ तौर पे पुलिस बोलती है ठीक है तुम चलो, मतलब टालने की कोशिश करती है। सोचिए ऐसे टाइम पे अब हो क्या रहा है, इस वक्त भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता हो रहा है। दरअसल जब गवाह है वो दिन में एसआईटी के साथ मीट करता है, उस जगह पर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो आज साइट नंबर 13 पर पहुंचे। अब यहाँ पर खुदाई चलेगी, कुछ हाथ लगेगा, जो भी है वो सब बताया जाएगा, जो वो भी हम इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। उसके बाद ये जो शख्स है, जो गवाह है, ये अपने वकीलों के साथ फिर चला जाएगा। सोचिए इस शख्स को अलग रखा जा रहा है, ना ये पुलिस स्टेशन में है ना ही एसआईटी के हेडक्वार्टर में। यानी एसआईटी दिन भर इसे अपने साथ रखती है, जो भी काम होता है, जहाँ खुदाई करनी होती है कर लेती है, उसके बाद इसे छोड़ देती है, ये अपने वकीलों के साथ चला जाता है। और इसीलिए इसने गनमैन की सिक्योरिटी मांगी थी, इसीलिए इस गवाह ने कहा था कि इसकी जान को खतरा है क्योंकि अपने वकीलों के साथ रह रहा है, कोई भी इसे कल को आके मार सकता है क्योंकि ये कई बड़े लोगों के निशाने पर है। और इस गवाह ने बोला कि बहुत ही जल्द ऐसा भी हो सकता है कि कोई गलत खबर आ जाए, मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, इसलिए मुझे गनमैन दीजिए। तो ऐसे में इस गवाह को एसआईटी अपने हेडक्वार्टर में क्यों नहीं रख रही? एक तो सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है, दूसरा ये जो गवाह है अगर इसने आके पुलिस को बहुत सारी चीज़ें बताई, पहले इसको किसी ने ब्लैकमेल किया जिसकी वजह से इसने लाशें दफनाई, तो क्या कोई अब ब्लैकमेल नहीं कर सकता? क्या अब पूरा केस टर्न नहीं हो सकता? तो ऐसे में ये बहुत बड़ी चूक हो रही है जो इसको बार बार रोज़ छोड़ दिया जा रहा है, फिर ये अपनी जगह पर चला जाता है। अब एक अहम पॉइंट और है, दरअसल जो एसआईटी है उसको एक आप ये समझिए पुलिस स्टेशन स्थापित कर दिया गया है। अब स्थापित मैं क्यों कह रही हूँ, तो दरअसल एसआईटी को पुलिस स्टेशन का दर्जा दे दिया गया। अब दर्जा देना इतनी बड़ी बात क्यों हो जाती है धर्मस्थला में? वो इसलिए क्योंकि देखिए, जब ये पूरा केस सामने आया और बताया गया कि 100 से ज़्यादा लड़कियों की लाशें दफनाई गई हैं, अब पुलिस को पता लगाना था कि चलिए मान लीजिए लाशें मिल जाती हैं, अब वो
महिलाएं हैं कौन। तो हुआ ये, पुलिस ने नंबर निकाला, बोला आप लोग जो भी हैं, जिसकी भी घर की कोई महिला गायब हुई है, कोई लड़की गायब हुई है, हमसे कांटेक्ट करिए। अब ऐसे में वो जो महिलाएं हैं या जो नए गवाह हैं, अगर वो पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, तो पुलिस स्टेशन से लंबा चक्कर लगेगा और उसके बाद समझिए 10-15 दिन बाद वो जो पूरी कहानी है वो SIT तक पहुँचेगी। पुलिस स्टेशन में आएंगे, वहाँ पर जो इंचार्ज होंगे वो सबसे पहले FIR दर्ज करेंगे, उस चीज़ को देखेंगे, फिर वो अपने IG को भेजेंगे और ऐसे करते करते वो जो पेपर है ना, जो डॉक्यूमेंट है, वो घूमता रहेगा और उसके बाद करीब 10-15 दिन बाद वो SIT को जाएगा। अब ये मामला इतना फास्ट है, इतनी जल्दी इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, इतनी जल्दी इसमें सच पता लगना चाहिए, इसीलिए जो SIT है उसको पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया, ताकि अब जो लोग हैं वहाँ पर, जितने गवाह सामने आ रहे हैं, जो पीड़ित पक्ष है, मतलब जिनके साथ कुछ गलत हुआ, उनके घर की बेटियों के साथ गलत हुआ, वो डायरेक्टली अब SIT के पास चले जाएं, उन्हें पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप धर्मस्थला से हैं, आप ये चीज़ें सुन रहे हैं, तो अब आपको भी डायरेक्टली कोई भी ऐसी खबर है, कोई भी जानकारी आपके पास है, तो आप सीधे SIT के हेडक्वार्टर जाइए, सीधे SIT से मिलिए, उनके चीफ से मिलिए, उनके अधिकारियों से मिलिए और उन्हें पूरी कहानी समझाइए। जैसे हाल ही में जो करीब 38 साल पुराना केस है पद्मलता का, जिसकी बॉडी जो है वो एक तरीके से, उसके कपड़े फटे मिलते हैं, उसके बाल काटे हुए मिलते हैं, सड़ी गली बॉडी मिलती है 2 महीने बाद, मतलब वो गायब हो चुकी है 2 महीने पहले, लेकिन 2 महीने बाद उसकी जब बॉडी मिलती है, तो अब जो उनकी बहन है 38 साल बाद, वो भी सामने आई है और सीधे SIT के पास गई हैं, ना कि पुलिस स्टेशन। वो SIT के पास गई हैं, उन्होंने प्रॉपर एक लेटर लिखा है और उसमें बताया है कि किस तरीके से उनकी बहन का कत्ल किया गया था, उसके साथ बलात्कार किया गया था, शोषण किया गया था, और उसने उन बड़े लोगों के नाम तक लिखे हैं। और साथ ही साथ उसने ये कहा है कि हमने जानबूझकर उस वक्त अपनी बहन का जो अंतिम संस्कार होता है वो उसे जलाया नहीं था, हमने उसे दफना दिया था, क्योंकि हमें उम्मीद थी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 साल 20 साल बाद कोई तो आएगा जो उनकी बहन को इंसाफ दिलाएगा। और उन्होंने साफ तौर पे मीडिया में भी ये कहा कि जब उन्होंने देखा कि इस तरीके से एक शख्स सामने आया, उसने ये चीज़ें कबूली हैं, वो जब चीज़ें बता रहा है, तो हमें उम्मीद जगी और हमें लगा पहली बार कोई पुलिस की टीम आई है जो सही और साफ निष्पक्ष तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी, और इसीलिए हम सामने आए और हम बताना चाहते हैं कि हमने वो लाश इसीलिए दफनाई थी ताकि अब उसे निकाला जाए और दोबारा से उस केस को रीओपन करके उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उन लोगों को सज़ा दिलाई जाए और जितने पीड़ित हैं उनको न्याय मिले। तो फिलहाल इस तरीके से जो SIT उन्होंने इन 2 दिनों में काम किया और नए गवाह भी सामने आए हैं, कई सारी चीज़ें पुलिस को पता लगी हैं और SIT आज 30 नंबर की जो साइट है वहाँ पर तो है ही, उसकी अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन जिस तरीके से साइट नंबर 13 की खुदाई चल रही है, जिस तरह से स्कैनिंग हो रही है, या आपने इन तस्वीरों में भले देखा, लेकिन हम आपको अब सुनवाते हैं या ये समझिए समझाते हैं कि आखिर GPR कैसे काम करेगा और किस तरीके से साइट नंबर 13 से जो लाशें हैं, जो हड्डियां हैं, वो निकल कर आएगी। क्योंकि देखिए, उत्तरकाशी में, धराली में जिस तरीके से आपदा आई और वहाँ पर भी जो मलबा है इतना गिर गया, उसमें माना जा रहा है कई सारी लाशें दफन हो सकती हैं, कैद हो सकती हैं, बहुत सारी जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो दब गए होंगे। तो ऐसे में वहाँ पर भी स्कैनिंग कराई जा रही है GPR के द्वारा। तो आप समझिए कि आखिर GPR कैसे काम करता है। उत्तरकाशी का एक वीडियो है, उसके ज़रिए समझिए और समझिए कैसे धर्मस्थला में आज साइट नंबर 13 से कुछ बड़ी चीज़ें निकल सकती हैं। ऑपरेशन जिंदगी का 6वां दिन है। धराली में ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है, इसमें NDRF यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने कुछ इक्विपमेंट्स मंगाए हैं। दरअसल ये GPR है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार्स। अब इनकी जरूरत इसलिए पड़ रही है कि जिस जगह हम खड़े हैं, कभी बाजार हुआ करता था, लोगों से हरा भरा रहता था, हमेशा लोग आते जाते थे, लेकिन जब मलबा आया तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहाँ पर 30 फीट मलबा है, 40 फीट मलबा है। तो GPR की मदद से दरअसल पूरे इलाके की स्कैनिंग की जाएगी। आपको पहली तस्वीरें याद है, जब तबाही आई थी तो एक अंदाजा जरूर लग गया था कि कहाँ पर रिहाइश थी, कहाँ पर सड़कें थी, कहाँ लोग संभावित हो सकते हैं। तो GPR की मदद से उन इलाकों को स्कैन किया जाएगा। स्कैनिंग में ये पता चल सकता है कि जमीन के नीचे क्या कहीं घर है, किसी तरह का स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रक्चर है तो क्या वहां पर जो लोग लापता हैं उनके शव बरामद हो सकते हैं, बोन स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। और उसके बाद फिर मैन्युअली खुदाई करके कम से कम वो जो लापता लोग हैं उनके शव जरूर बरामद किए जाएं। ये भी संभावित, ये भी कम से कम संभावनाएं लग जाएंगी कि यहाँ पर क्या रास्ता बनाया जा सकता है। जो घर हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, मकान हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो सब कुछ जमींदोज हो गई हैं। यानी तब की धराली और अब की धराली में अगर जो फर्क आया वो इतना है कि अब सब पूरा शहर मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। धराली ग्राउंड। तो 6वें दिन ऑपरेशन जिंदगी में आखिर कहां तक प्रोग्रेस पहुंची है। अब इस पूरे इलाके में हम देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब इस तरह का मलबा हो, उसमें नमी है, कई जगहों पर स्वयं बना हुआ है, कितनी मुश्किलें हैं और आगे NDRF इस ऑपरेशन को कैसे आगे बढ़ा रहा है। देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं, मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं। किस तरह से बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, यहाँ पे अभी मशीनरी जो है आ नहीं सकती है, वो रोड बनाने में इंगेज हैं, लेकिन जो टूल्स वगैरह से जितना हम लोग काम कर सकते हैं, हमारे जवान उसमें लगे हुए हैं।
एक साथ ही भी आप देख रहे थे हम लोग ग्राउंड मैंने पेनिट्रेटिंग देखा ये रडार, जीपीआर वगैरह है, तो एग्जैक्टली GPR इसका हमारे काम क्या पास है। होता है? एग्जैक्टली ये अंदर तक जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम करता है और वो वापस ट्राई करके वो बताता है नीचे नहीं, तो तक। ये मैकेनिकली आप इसे मूव करते हैं, इज इट सम सपोर्ट? नहीं, या ये आरओबी की तरह काम करता मैकेनिकली है? काम करेगा और इससे Okay. रेज आएंगी इसको वापस, एंड वी कैन फाइंड आउट अगर कुछ वहाँ पे ह्यूमन रिमेन्स है या नहीं है। सो वो अब तो हम- टारगेट यही है कि ह्यूमन रिमेन्स निकले, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वाइवल तो अब तो लगभग ना के बराबर होगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम भी उस उम्मीद के साथ, हमारे जवान दिन रात जो उसी के लिए लगे हुए हैं। कल हमने उस पूरे एरिया को, आप पीछे देख पा रहे होंगे, वहाँ पे 8 जगह पर हमने हॉल किए, बट ड्यू टू दैट स्वैम्पी एंड ऑल दिस थिंग वाटर इज कमिंग अप, तो उसके कारण हम लोग जो है उसको पूरी तरीके से नहीं कर पाए। आज हमने ये पूरा वीडियोस वगैरह को कोरिलेट किया, और जो सिविलियंस हैं जिन्होंने देखा इस घटना को या जिनके नियर डियरर हैं जो है, उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर लगभग यहाँ तक भागे थे, यहाँ फंस गए, तो उन जगह को आज हमने लोकेट किया है। हमने साइट्स को बांटा हुआ है। ये हमारी साइट है, आप देख रहे हैं, उधर साइट बी पे भी काम कर रहे हैं हमारे जवान एनडीआरएफ के। तो अब देखते हैं, जीपीआर भी हमारे पास है, जीपीआर से उम्मीद है कि कुछ हमें बेटर उसका जो रिजल्ट पुरानी मिलेगा। तस्वीरें तबाही के समय लोगों ने रिकॉर्ड की थी, उससे एक अंदाजा लगाया जा सकता था मलबा किस रास्ते था, सड़क कहाँ पर थी, जो लोग भागते दौड़ते दिखाई दे वो कहाँ हो सकते थे, और उसमें रिहाइश कहाँ हो सकते थे। और ऐसे में स्कैनिंग एक बहुत बड़ी मदद कर सकता है स्ट्रक्चर का पता लगाने में, और उस स्ट्रक्चर के नीचे अगर लोग हैं, बड़ी चुनौती है ऑपरेशन जिंदगी में। धराली के पूरे लैंडस्केप को एनडीआरएफ ने अलग अलग सेक्टर में बांटा हुआ है। ये जीपीआर मशीन है जिसके साथ इस पूरे टेरेन को स्कैन किया जा रहा है। अगर स्ट्रक्चर है किसी तरह का नीचे तो उसे पता लगाया जा सकता है, और मोटल अगर है किसी की बॉडी रिकवरी करने के लिए आसानी भी हो सकती है अगर पता लग सकता है स्ट्रक्चर। दूसरी तरफ स्निफर डॉग्स जो है एनडीआरएफ के, वो भी जगह जगह पर काम कर रहे हैं, और अगर किसी तरह की संभावना होगी पता लगाएगी तो इनकी भी मदद ली जा सकती है। संभावना बहुत कम होती है कि ऐसे मलबे में 5 या 6 दिन बाद कोई जिंदा बचे, लेकिन अगर कम से कम रिकवरी हो जाती है, जो मिसिंग लोग हैं, लापता लोग हैं, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो जहां जहां एनडीआरएफ के ये स्निफर डॉग्स ने सिग्नल दिया है, इंडिकेट किया है, अब वहां मैन्युअली खुदाई की जा रही है, किविंग की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मशीनरी चलाने से अगर वो शव है तो वो भी क्षत हो सकते हैं। तो एक बड़ी चुनौती है, इस पूरे टेरेन में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। और ये देखिए, 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, तीसरा और उधर चौथा। तो जिन जिन इलाकों में आज बड़ा ऑपरेशन देख रहे हैं कि 6वें दिन जो स्केल है, खासकर जो सर्च ऑपरेशन का स्केल है, वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और धराली में यानी रिस्टोरेशन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और उसके बाद सर्च ऑपरेशन, इस तरह की तबाही के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है। और इन चुनौतियों से जूझती हुई एनडीआरएफ टीम यहाँ उस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो पथरीला इलाका था उसमें जीपीआर का इस्तेमाल कर कर जो एनडीआरएफ जो टीम है, जो हमारे रिपोर्टर से समझना चाह रहे थे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम करती है। अभी एनडीआरएफ किस तरीके से काम करती है, एक सेंट्रल एजेंसी है। एक कर्नाटका पुलिस जो एक तरीके से एक अमीर राज्य है भारत का, वो किस तरीके से काम कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, वो हमारे समझ से परे था। हम पहले दिन से जब वीडियो बना रहे थे, हम बार बार ये कह रहे थे कि जीपीआर का इस्तेमाल होना चाहिए। एनडीआरएफ जैसी जो टीम है वो जीपीआर का इस्तेमाल कर कर कई बार लाशों को बाहर निकालती है, हड्डियां बाहर आती हैं। मजदूर जब टनल में फंस जाते हैं तो वहां पर भी जीपीआर का इस्तेमाल कर कर पता लगाया जाता है कि कहां पर वो लोग इस वक्त मौजूद हैं। तो इस जंगल में जीपीआर के इस्तेमाल की पीछे की जो रहस्य है, जो लेट लतीफी हुई है, जो सरकारी काम जो तरीका जो होता है, आप इस बात से समझिए। एक एसआईटी बना दी जाती है, उसकी जो डीजी है, डायरेक्टर जनरल एक लेवल के जो रैंक के जो अफसर हैं वो तैनात हैं। जब वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि जीपीआर इस्तेमाल होना चाहिए, उनके दरख्वास्त के बाद भी जो जीपीआर है उसे आने में कितना ज्यादा विलंब हो जाता है, ये किसी से छिपा नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जो सरकारी काम है वो लेट लतीफी का काम है, और कहीं ये जो लेट लतीफी की वजह से कोई बहुत बड़ा सुराग जो पुलिस की आंखों के सामने से ओझल हो गया हो, इसमें आप हामी नहीं भर सकते। क्योंकि कई बार जो जंगल है, कि मान लीजिए आपको यहां पे खुदाई करनी है, जीपीआर टेक्नोलॉजी उस पूरे इलाके का मुआयना कर सकता था। हो सकता है उधर हड्डियां ना मिली हो, लेकिन कहीं उसके बगल में 10 मीटर दूर ही वहां पर हड्डियां मिल जाएं, तो क्या पुलिस इस चूक को मानेगी? क्या पुलिस को इस जीपीआर का इस्तेमाल सिर्फ स्पॉट नंबर 13 तक ही रुकना चाहिए? क्या उन इलाकों को फिर से मुआयना नहीं करना चाहिए जिन इलाकों की खुदाई पहले भी कर चुके हैं? क्या पता अगर वहां से कुछ भी बाहर आए तो उससे बड़ा सबूत माना जाएगा। हो सकता है सफाई कर्मी की याददाश्त कम हो गई हो, भूल चुका हो कि कहां पर उसने दफनाया हो, लेकिन ये टेक्नोलॉजी उस चीज को कह सकते हैं कि पर्दा डालकर एक नई खोज कर सकती है, जो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सबूत बन सकता है। अब इस पिछले कुछ दिनों के अंदर जो
एसआईटी है वो अचानक से जो सफाई कर्मी को लेकर एक नई जगह पे पहुंच जाती है। और कहा जाता है कि जो नई जगह इसलिए तलाशी गई है क्योंकि 6 और लोग थे जो गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने देखा था सफाई कर्मी को लाशों को दफनाते हुए। तो उनके बताए गए जगह पर और जो सफाई कर्मी जो चीजें बता रहा था, इन दोनों की बातों को मिलान करके उस जगह पर जाया गया और 20 फीट की खुदाई की गई। आप सोचेंगे 20 फीट की खुदाई कितनी होती है? सोच लीजिए एक आदमी जो 6 फुट का होता है, तो आदमी के ऊपर 3 और आदमी रख दीजिए 6-6 फुट वाले, 18 फुट, उससे भी ज्यादा की खुदाई और 15 फुट चौड़ा इतना लंबा एक खड्डा बनाया गया, ये देखने के लिए लाशें कहां पर दफनाई गई हो। नॉर्मली जो लाशें दफनाई जाती हैं वो 3 फीट, मतलब मान लीजिए जो आपके घुटने या घुटने से ऊपर तक की खुदाई की जाती है, फिर बॉडी छुपाई जाती है। 20-20 फीट तक की खुदाई हो जाती है, कुछ नहीं मिलता। जो गांव के जो 6 लोग जिन्होंने देखा था उनकी बातें झूठी निकल जाती हैं, जो सफाई कर्मी ने देखा उसकी बातें भी झूठी निकल जाती हैं। तो ये चीज समझ में नहीं आ रही कि जिन्होंने देखा, जिन्होंने दफनाया, वो तो कह रहे कि हमने लाश यहां पर दफनाई है, लेकिन जब खुदाई होती है तो उस जगह से लाशें ही गायब हो जाती हैं। सिर्फ अब तक 17 जगह अलग अलग जगह खुदाई हो चुकी है। 13वां जो स्थान है वो सबसे खास है और इसलिए कहा जा रहा है कि यहां पे सबसे ज्यादा लाशें होंगी, तो वहीं पर खुदाई में सबसे ज्यादा विलंब हो रहा है। लेकिन 17 जगह खुदाई हुई, उसमें से महज सिर्फ 2 जगह, सिर्फ और सिर्फ 2 जगह हड्डियां मिली हैं। एक ऐसा स्पॉट था जिसमें कहा गया सफाई कर्मी को सर 100 मीटर आगे चल लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। अब ये जो सारी जो जगह है यहां पर, इसमें से एक स्पॉट ऐसा स्पॉट था जहां पर जो सफाई कर्मी है जो पहली बार पुलिस के सामने हड्डी लेके जाता है, एक मुंडी लेके जाता है, नरमुंडी लेके जाता है, उस जगह को मैजिस्ट्रेट और पुलिस के सामने पेश करता है। पुलिस वाले जानना चाह रहे थे कि वो नरमुंड वो कहां से लेकर आया और इसलिए उस जगह पर भी जाया जाता है, लेकिन वहां पर भी फिर से बॉडी नहीं मिलती है। अब ऐसे में सवाल क्यों ना उठे कि कोई कहीं लाशों को गायब तो नहीं कर रहा जंगलों के अंदर से, और गायब भी कर रहा है तो कैसे कर रहा है? क्योंकि वहां पर कहा गया कि कर्नाटका की एंटी नक्सल फोर्स लगी हुई है, एक ऐसे स्पेशल कमांडो है जो रात के अंधेरों में भी अगर कोई उन्हें वहां पर दस्तक देता है जंगलों के अंदर तो उसे भी मार गिराते हैं। अब ऐसे में अगर जंगल से लाशें गायब हो जा रही हैं, दावा किया जा रहा है कि यहीं लाशें दफनाई है, गांव वाले भी दावा कर रहे हैं, और वैसी जगह पर भी अगर बॉडी ना मिले तो कहीं ना कहीं 2 बातें हैं जो मैं आपको खुले तौर पर बताना चाहूंगा। सफाई कर्मी या तो सच बोल रहा है और लाशें जंगल के अंदर से अपने आप गायब हो जा रही हैं। दूसरी चीज जो सबको खटक सकती है कि अगर कहीं सफाई कर्मी झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि जो जो चीजें उसने बताई हैं ऑन ग्राउंड, उसमें से सिर्फ महज अगर मैं कहूं कि 100 में से सिर्फ 20 जगह ही ऐसी चीजें, मतलब 10 में से सिर्फ 2 जगह ही हड्डियां मिल पा रही हैं। तो ऐसे में सफाई कर्मी पर भी अब धीरे धीरे लोग शक की निगाहों से देखना शुरू कर चुके हैं। लेकिन याद रखिए जो सफाई कर्मी है इसका कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ये पहले ही कह चुका है कि मैं तो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, मेरी जान का जो जोखिम है मैं उसके लिए भी तैयार हूं, बस उन लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए। अब जितनी लड़कियों को इसने दफनाया, 100 लड़कियों को दफनाने की जो बात कही गई है, महज अगर 10 लड़कियों की भी अगर अवशेष या हड्डियां मिलती तो इस पूरे केस में टर्निंग पॉइंट साबित होता। लेकिन अब तक महज कुछ ही हड्डियां बरामद हुई हैं। एक जगह से बाल्टी भरकर 150 के लगभग हड्डियां बरामद हुई थी, वहां पे एक लड़की की लाश मिलने की भी बात सामने आई थी, लेकिन उससे ज्यादा इस केस में अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे में सवालिया निशान उठता है कि क्या सफाई कर्मी सच बोल रहा है, लाशें गायब हो जा रही हैं अपने आप, कोई पहले ही आकर खोद के बाहर चले जा रहा है और सफाई कर्मी को पता नहीं चल रहा। लेकिन जो स्पॉट नंबर 13 की जो आप तस्वीरें आपने देखी होगी तो आपने देखा होगा जंगल है, वहां पर खुदाई करना इतना आसान नहीं था और इसलिए जीपीआर का इस्तेमाल किया गया। लेकिन बॉडीज कैसे गायब हो जा रही हैं? क्या सब कोई, हर कोई, सफाई कर्मी से लेकर गाँव वाले हर कोई झूठी बोल रहा है या कहानी कुछ और है? और आने वाले टाइम पर, क्योंकि जो हमारे सूत्र हैं, पुलिस वालों को कहा गया है कि कोई भी बात मीडिया तक लीक नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो मजदूर हैं जो वहां पे खुदाई करने जाते हैं वहां से जो चीजें पता लगती हैं वो कहते हैं कि देखिए आज हड्डियां निकली हैं, आज हमने हड्डियों को देखा। अब उन्हें भी हिदायत दी गई है कि वो कोई भी बात बाहर नहीं बताएंगे। ऐसे में क्या अंदर से कौन कौन सी चीजें बाहर आ रही हैं ये आप तक पहुंचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको उन तमाम तरीकों से धर्मस्थला के उस जंगलों से क्या क्या चीजें निकल रही हैं और बिल्कुल सही और सटीक इंफॉर्मेशन जो कहीं और आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे जो सोर्सेस हैं, हमारे पास जो वीडियोग्राफी होती है जंगलों से छुपकर, हम पुलिस की हर एक चीज पर नजर रखे हुए हैं ताकि
कहीं भी कोई भी छोटी सी भी गड़बड़ी हुई, हम उसे आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे और बताएंगे कि धर्मशाला के जंगल के अंदर आखिर चल क्या रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे।